नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपके प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को, और साथ ही हम ताम्रपाषाण काल के बारे में भी पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतिहास से पूर्व का युग कहते हैं इसे, और जानकारी मिली है पुरातात्विक स्रोतों से। लिखित रूप में प्रागैतिहासिक काल की जानकारी नहीं मिली है और प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल यानी कि इसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख जो हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं। हमें लेख तो मिले हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। ठीक है, लिखित विवरण उपलब्ध है, हमने पढ़ भी लिया है, तो वो है ऐतिहासिक काल, या पढ़ा जा चुका है या पढ़ा जा सकता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल की बात करें तो अज्ञात काल से लेकर 1000 ईसा पूर्व के लगभग के काल को पाषाण काल कहते हैं। 3 भागों में इसे विभक्त किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल की बात करें तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का काल जो है वो पुरापाषाण काल कहलाता है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के लगभग का काल मध्य पाषाण कहलाता है। नवपाषाण काल की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के लगभग का काल जो है वो नवपाषाण काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें इतिहास का वह समय है जिस समय का मानव पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानता था। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरणों और मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों से प्राप्त हुई है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी है वो पत्थर के उपकरणों और मिट्टी के बर्तन और खिलौनों से इसकी जानकारी मिली है। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज अंग्रेज को जाता है। याद रखिएगा, डॉक्टर प्राइमरोज, इन्होंने प्रागैतिहासिक काल जो भारत का प्रागैतिहासिक काल है उसको उद्घाटित किया है। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल। इस समय का जो मानव था वो गुफाओं में रहता था। देखिए, हमने बात की थी पाषाण काल की, तो 3 इसका वो थे जिसमें पुरापाषाण काल सबसे पहले आता है, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल की बात करें तो इस समय का जो मानव है वो गुफाओं में रहता था और अपने हर कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करता था। साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात पत्थरों का यूज़ करते थे, और कुछ भी अगर उन्होंने खाना पीना है या शिकार करना है तो जंगली फल और सब्जियों को इकट्ठा करने के लिए वो किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का। इकट्ठा किए हुए भोजनों को कच्चा ही खा जाते थे। याद रखिएगा, पैलियोलिथिक एज या पुरापाषाण काल के लोग कच्चा ही भोजन खाते थे क्योंकि इन्हें भोजन पकाने की किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं थी। परंतु इस समय का मानव आग की खोज तो कर लिया था लेकिन आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त नहीं थी। आग की खोज हो चुकी थी पुरापाषाण काल में, लेकिन प्रयोग की जानकारी नहीं थी। पुरापाषाण काल की बात करें तो होमोसेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिया, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है अंत में। ठीक है, और भारत में इन मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व के से मिलता है। ठीक है, होमोसेपियंस जो है भारत में 5 लाख ईसा पूर्व से है, ये जानकारी मिली है, प्रमाण मिला है। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में निम्न 3 इसके भाग हैं पुरापाषाण काल के। देखिए, पाषाण काल के 3 भाग थे, उसमें जो पहला था पुरापाषाण काल उसके भी 3 भाग हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब इन तीनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे निम्न पुरापाषाण काल की।
इस युग में दो अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं, जिसको कहते हैं चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, इसको चापर चापिंग संस्कृति भी कह देते हैं और पेबुल संस्कृति भी कह देते हैं, एक ही बात है। चापर चापिंग जो पेबुल संस्कृति है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, इसमें चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये पत्थर के वे टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पेबुल कहलाते हैं। ठीक है, तो चिकने पत्थर जो होते हैं उनको पेबुल कहते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफा धार होती है और उसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है। इस युग में, कौन से युग में, निम्न पुरापाषाण युग में दो अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते हैं। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, एक तरफ इसमें धार होती है, काटने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके उपकरण जो हैं निम्न पुरापाषाण युग के जो उपकरण हैं सबसे पहले मिले पंजाब की सोहन नदी घाटी से, और इसी कारण इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब याद रखिएगा, निम्न पुरापाषाण काल को चॉपिंग पेबुल संस्कृति से भी जाना जाता है और सोहन संस्कृति से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इसके जो उपकरण थे पत्थर के, वो बड़े आकार के होते थे, एक तरफा धार होती थी और चिकने होते थे पानी की बहाव की वजह से। अब दूसरी आती है इसी में ही हैंड एक्स संस्कृति। एक तो आ गई आपके पंजाब की सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण युग में, और दूसरी संस्कृति है निम्न पुरापाषाण युग की हैंड एक्स संस्कृति। ये एक प्रकार का साधारण पत्थर के कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किया गया उपकरण है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये स्क्रैपर या खुरचनी के एक पत्थर का ब्लेड होता है, इसका किनारा धारदार होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले स्क्रैपर या खुरचनी किस युग का पत्थर है, तो देखिए ये निम्न पुरापाषाण युग का पत्थर है। ठीक है, जो यूज किया जाता था, और एक पत्थर का ब्लेड होता है और इसका एक किनारा जो है धारदार होता है। एक तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं तीन पत्थर, एक तो इस प्रकार के होते थे जो कि चापिंग पेबुल संस्कृति होते थे और सोहन घाटी संस्कृति के होते थे, और दूसरा जो है हैंडेक्स संस्कृति के इस प्रकार के हैं। ठीक है, जिसको स्क्रैपर या खुरचनी कहते थे। ठीक है, इसके उपकरण जो मिले हैं वो सर्वप्रथम मद्रास के समीप वादमदुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए। याद रखिएगा, जो निम्न पुरापाषाण काल के जो पत्थर मिले हैं पंजाब की सोहन घाटी से मिले हैं, और साथ ही मद्रास के वादमदुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसको फ्लेक प्रणाली या फ्लेक, जो आपसे पूछ रहे फ्लेक प्रणाली किसमें प्रचलित थी, तो निम्न पुरापाषाण काल में प्रचलित थी। सोहन घाटी संस्कृति किसमें प्रचलित थी, निम्न पुरापाषाण काल में। हैंडेक्स संस्कृति किसमें प्रचलित थी, निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक है, और चापर चैपिंग पेबुल संस्कृति वो भी निम्न पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट आ जाता है मध्य पुरापाषाण काल, उसके बाद वाला युग। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में जेस्पर चट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा। ठीक है, अब देखिए उसमें तो क्या था, खुरचनी थी और क्या था, स्क्रैपर था, स्क्रैपर कह ले, पेबुल उपकरण यूज किए जाते थे। यहाँ पर क्या किए जाते हैं, यहाँ पर फलक, बेधनी और खुरचनी प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार बनते थे वो जेस्पर और चट पत्थरों द्वारा बनते थे। दूसरी बात की जो मुख्य औजार होते थे वो फलक, बेधनी और खुरचनी थे। ठीक है, आपसे पूछिए फलक, बेधनी, खुरचनी किस काल के थे, तो मध्य पुरापाषाण काल के औजार थे। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कही जाती है। आपसे पूछे फलक संस्कृति कौन सी है, मध्य पुरापाषाण काल। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। इसके प्रमुख स्थान देख लें मध्य पुरापाषाण काल के, तो उत्तर प्रदेश में चकिया जो कि वाराणसी में है, मिर्जापुर की वेलन घाटी, मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफा और सोन घाटी राजस्थान के बागान से इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछे भीमबेटका की गुफाओं से, मिर्जापुर की बेलन घाटी से, सोन घाटी से, राजस्थान के बागोर से, यहाँ बागान नहीं आएगा बागोर आएगा, से किस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो मध्य पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। फलक संस्कृति भी इसको कहा जाता है। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड है। क्या है, ब्लेड पतले और सकरे आकार का फलक है जो दोनों किनारे जिसमें समांतर होते हैं। ठीक है, ब्लेड में क्या है, दोनों किनारे समांतर होते हैं
और इस काल में अस्थि या हड्डी के उपकरणों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई थी। पहले तो सिर्फ पत्थर के यूज होते थे, अब हड्डियों के भी यूज किए जाने लगे थे उच्च पुरापाषाण काल में। ये दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर में स्थल प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछे उच्च पुरापाषाण काल के स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर से मिले हैं। ये मुख्य स्थान है। मध्य पुरापाषाण काल ये हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए, मध्य पाषाण काल की बात कर लें तो इसका आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अब ये देखिए, यहाँ तो उच्च पुरापाषाण काल खत्म हो गया, यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल ये समाप्त। अब मध्य पाषाण काल आ गया। इसका टाइम पीरियड है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के लगभग। मध्य पाषाण युग का आरंभ जो है 8000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है और इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो जाने के कारण मानव के रहन सहन में क्या हुआ, परिवर्तन, और जीव जंतु और वनस्पतियों में क्या हुआ, बदलाव, जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ। ठीक है, साथ ही इस काल में औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और क्वार्ट्जाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखिए, मध्य पाषाण काल में किसका यूज हो रहा है, क्वार्ट्जाइट का, और उसके अलावा छोटे पत्थरों का, जिससे शिकार करने के तरीकों में बदलाव हुआ। इस समय का जो मनुष्य है वो कुत्ते को पालने लगा। इसके जो हमें प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो आदमगढ़ से मिलते हैं और बागोर से मिलते हैं। आदमगढ़ आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, बागोर राजस्थान से। अगर आपसे पूछे मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ से, बागोर से मिले हैं। इस युग के रहन सहन की जानकारी, किस युग के, मध्य पाषाण युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी, आपको दिख रहा होगा, चित्रों की नक्काशी से मिलती है। और साथ ही इस युग में प्रयोग होने वाले जो ये आपको बर्तन दिख रहे हैं, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, इनका प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। कृष्ण लोहित मृद भांड, आपसे पूछे कृष्ण लोहित मृद भांड किस युग की विशेषता है, मध्य पाषाण काल की। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। अब ये सारे स्थल कहाँ के हैं, ये सारे स्थल जो हैं इलाहाबाद का, प्रतापगढ़, ये है मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का स्थल है। ठीक है, इसके साथ साथ अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियां, झोपड़ी, फर्श और दाह संस्कार के प्रमाण भी मिले हैं। और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये इलाहाबाद से, के प्रतापगढ़ से मिला है, यूपी में। इस काल में, किस काल में, मध्य पाषाण काल में, मानव अस्थिपंजर का सबसे पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय और मेहदा नामक स्थान से प्राप्त हुए। आपसे पूछे सराय नाहर राय और मेहदा, ये स्थान किससे संबंधित हैं, तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। साथ में यहाँ से बारहसिंगा, भैंस, हाथी, सूअर, कछुए और पत्तियों के अवशेष भी मिले हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अनेक समाधान मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया भी गया है। ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं ये सब कुछ, ये प्रतापगढ़ के सरायनाहर और मेहदा से मिले हैं। बुर्ज होम कश्मीर से मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। ये आपको दिखाई दे रहा है, कुत्ते को दफनाया गया है उनके मालिक के साथ बुर्ज होम में। राजस्थान की भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिली हैं। तो भीलवाड़ा का बागोर भी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इस काल के, किस काल के, मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र हैं बेतवा घाटी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी यूपी, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि। देखिए, 1-2 बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और ये केंद्र भी याद हो जाएंगे। ये सभी के सभी मध्य पाषाण काल के केंद्र हैं, बेतवा घाटी, सोन घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो मिली है, इंपॉर्टेंट है, CL कार्लाइल ने 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र खोज से निकाले हैं। ठीक है, जो जानकारी सबसे पहले दी है CL कार्लाइल ने दी है 1857 की अपनी खोज से, और कहाँ खोज की, विंध्य क्षेत्र में।
अब बात करेंगे 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के लगभग का नवपाषाण काल। नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने किया था 1885 में प्रकाशित पुस्तक, उनकी जो पुस्तक थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जॉन लुबाक ने 1885 में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। इस समय का मानव पुरापाषाण और मध्यपाषाण की अपेक्षा अधिक बदलाव लिए हुए था। नवपाषाण में मानव एक जगह स्थायी निवास करने लगा। धीरे धीरे इस काल में पशुपालन और कृषि कार्य का विकास भी हुआ। भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से सबसे पहला साक्ष्य कृषि का मिला है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य साक्ष्य अलग अलग जगह मिले हैं। इस युग में अग्नि से भोजन पकाने जाने की तकनीक प्रारंभ हुई। किस काल में? नवपाषाण काल में। देखिए, अग्नि की जानकारी तो पहले से थी, लेकिन कैसे यूज किया जाए वो अब यहाँ नवपाषाण काल में पता लगा। इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 कपास। देखिए, पाकिस्तान में स्थित जो मेहरगढ़ है, यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। ठीक है, गेहूं, जौ और कपास की एक साथ जो बिजाई है उसका साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। इसके अलावा क्या है? कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं, गोलाकार मकान भी मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। तो पाकिस्तान का मेहरगढ़ किसका स्थान हुआ? नवपाषाण काल का स्थान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है महगढ़ा। बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें 3 बहुत बड़े दरवाजे हैं तथा 28 स्तंभ ग्रत हैं। इसमें 20 से अधिक पशु बांधे जाते रहे होंगे। कहाँ से मिला है? महगढ़ा, बेलन घाटी से। उतनूर और पय्यमपल्ली। उतनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। दोनों जगह से कपड़े के निर्माण और कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किस काल का? नवपाषाण काल का। तो उतनूर और पय्यमपल्ली, महगढ़ा, ये सभी कहाँ के स्थल हैं? नवपाषाण काल के। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा पाषाण काल कंप्लीट। अब बात करेंगे ताम्रपाषाण युग की। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ। ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी यूज किया जाने लगा। ठीक है, इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं, क्योंकि ताम्र यानी कि तांबे और पत्थर का साथ साथ प्रयोग किया जाने लगा। नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। सबसे पहले धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया। तो जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया उस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तो ताम्रपाषाण युग का अर्थ क्या है? पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है। तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति से पहले की है, लेकिन भारत में देखा जाए तो हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश जो ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां हैं वो बाद में आती है। मतलब पहले हड़प्पा में क्या है? कांसे का यूज किया जाने लगा और बाद में तांबे का यूज किया जाने लगा। ये तांबे का जो यूज है, वैसे तकनीकी दृष्टि से तो पहले तांबे का यूज हुआ है, फिर कांसे का, लेकिन भारत में पहले हमें कांस्य संस्कृति देखने को मिलती है, फिर ताम्रपाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि कार्य करते थे। वे मुख्य रूप से अनाज, गेहूं, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन फसलें भी उगाया करते थे। ठीक है, गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे, बाजरा, मसूर, उड़द, दलहन फसलें भी उगाया करते थे। ये लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर पाला करते थे। तो मतलब ताम्रपाषाण युग में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर की भी जानकारी थी। ऊंट से भी ये लोग परिचित थे। वे ऊंट से परिचित थे, इस बात के रूप में ऊंट के अवशेष मिले हैं। सामान्यतः इस संस्कृति के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांवों में रहते थे और देश के विशाल भागों में फैल गए थे, जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थीं। इतिहासकारों का कहना है, यह मत है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग जो थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ठीक है,
ये घर आपको दिख रहे हैं। ताम्रपाषाण युग की बात करें तो ये लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे, साथ ही मिट्टी के खिलौने और मूर्ति के कारीगर थे। टेराकोटा की मूर्तियां भी बनाते थे, मिट्टी के खिलौने भी बनाते थे, वस्त्र निर्माण करना भी जानते थे। कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर थे। कितना सुंदर घड़ा बनाया हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर भी वहां पर थे। ताम्रपाषाण काल के अधिकतर जो मृदभांड मिले हैं वो काले व लाल रंग के हैं, जो कि चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफेद रंग की रेखिकाकृतियां भी बनी रहती थीं। भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आहार, उदयपुर, गिलुंड, राजसमंद, ठीक है, यहाँ पर ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां थी। उसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखे, निवासा, सोनगांव और दैमाबाद, अहमदनगर में, यहाँ पर भी ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां थीं। चंदौली कोल्हापुर में भी थी। इनाम गांव इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यही मिली है ताम्रपाषाण युग की, और ये पुणे में है। भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कैथा, एरण जो कि गुना में पड़ता है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आहार, उदयपुर, गिलोंड, राजसमंद में। तो देखिए ये सभी बस्तियां थी ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां। जो रेड कलर की हैं ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।